Hello friends, I am Pankaj Kumar from my YouTube channel Studygram 98. Without space 98. Studygram 98. After long time, I am uploading my new video and new sessions NCERT books. NCERT books class 6 from 6 to 12. Today our subject is class 6 Geography. आज बहुत दिनों बाद जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडीग्राम 98, मैं बहुत दिनों से उस पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीजन्स है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी लगातार वीडियो डालूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो या आपको लगता है कि हमारा वीडियो ऐसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएगी या कुछ आपको नॉलेज दे पाती है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ कंटेंट्स मैं अपने समझ से और कुछ मेरे नोट्स से, मैं अभी भी कुछ स्टडी करता हूँ, तो हमारे जो नोट्स हैं उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को मतलब पॉइंट्स को कवर करके ये वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 की जो भूगोल है उसको। आज हम लोग केवल इस बुक्स के वो जो पूरा उसका ओवरव्यूज़ है, मतलब कितने चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, उन सभी की बात करते हैं। तो आपको क्लास 6 की जो NCERT है भूगोल है, तो उसमें आपको टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में जो पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। मतलब सौर मंडल मतलब सूर्य और उसके आसपास मतलब घूमने वाले सारे जो ग्रह हैं, और उसमें एक हमारा जो पृथ्वी है अद्भुत ग्रह, मतलब कि इनमें जितने सारे मतलब कंडीशंस उपलब्ध हैं वैसे कंडीशन शायद ही और किसी ग्रह पे। तो इस चैप्टर में हम लोग सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में जानेंगे, मतलब सौर मंडल में इस पृथ्वी का क्या स्थान है और सौर मंडल में और सभी की तुलना में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये सभी जानेंगे। उसके अलावा जो हमारा दूसरा चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश और देशांतर। तो दूसरा चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब आप समझते हैं कि जो हम पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए, उतने बड़े पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए हमने उसका एक मॉडल्स बनाया, जो मॉडल हमारा ग्लोब कहलाती है। उस मॉडल पे हमने जो इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक जो रेखाएं खींची अक्षांश और देशांतर, और आप जानते हैं कि इन अक्षांश और देशांतरों के क्या महत्व है। इसके द्वारा हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, किसी स्थिति को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर। अगला हमारा तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए, पृथ्वी है, इतना हम जानते हैं कि हमारे दिन रात होती है, मौसम के परिवर्तन होते हैं। तो ये दिन रात क्यों होती है, मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब हमारे इस तीसरे चैप्टर में मिलेगा। जैसे आप जानते हैं परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, ये सारी गतियाँ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, हमारा चौथा चैप्टर हमारा मानचित्र मैप। चलिए, तो इसमें हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मैप को तैयार कैसे किया जाता है और उसको हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे। मतलब मानचित्रों में जैसे पर्वतों को कैसे दिखाया जाता है, मैदानों को कैसे दिखाया जाता है, नदियों को कैसे दिखाया जाता है, हमारे रेल लाइन्स है उनको कैसे दिखाया जाता है। मतलब कि हमारे जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को निरूपण हमारे मानचित्र पर कैसे किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे ताकि हमको सुविधा हो जाए। हम लोग मैप पढ़ेंगे तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को मैप देखने को मिलेगा, जिनमें हम उन चीज़ों का अध्ययन करने में हमें आसानी होगी, थोड़ी समझ विकसित होगी। हमारा पांचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल मतलब हमारा जो पृथ्वी है, उनको अध्ययन करने के लिए उनके कुछ हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांट चुके हैं। जैसे हमारा जल मंडल हो गया। जल मंडल मतलब जल के जितने सारे मतलब रूप है, या समुद्र में के रूप में, नदियों के रूप में जितने सारे जलाशय छोटे से लेकर बड़े तक, उन सभी को एक तरफ रखते हैं। उसके अलावा हमारा स्थल मंडल, उसके अलावा हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल को परतों में बांटा गया है, उनको अच्छे से अध्ययन करने के लिए उनके गुणों के आधार पर उनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उसके आधार पर हम लोग उसको बांटते हैं। तो हम पांचवें चैप्टर में यही हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर का हमारा नाम है पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप।
जो पृथ्वी है उनको स्थल रूप कहते हैं। तो स्थल रूप में आपका हमारा जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया और मैदान हो गया। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतें हैं, उनकी बनावट कैसे हुई, कौन से पर्वत किधर है, कैसे हैं, ठीक है, उनकी हमारी उपयोगिता क्या है। और पठार कैसे हमारे लिए उपयुक्त है, कैसे पठारों में हम जानते हैं कि बहुत सारे खनिज मिलते हैं, उन खनिजों से हम लोग जो खनिज से अयस्क से हम किसी धातु का निष्कासन करके उन धातुओं से हम अपने उपयोग की चीज़ें बनाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे। उसके अलावा मैदानी भाग में आप जानते हैं जो मैदानी भाग जो होते हैं समतल होते हैं, ठीक है, और उनकी ऊंचाई जो समुद्र तल से बहुत 100 मीटर या 200 ऐसे कुछ 100 मीटर के आसपास होती है। उसके अलावा हम जाते हैं 600 से 1000 मीटर के आसपास जो पठारों की ऊंचाई होती है, और उससे अधिक ऊंचाई की जो होती है हमारे पर्वत होते हैं। तो इन सभी की क्या उपयोगिता है, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा 7वां चैप्टर हमारा देश भारत। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। तो इस चैप्टर में हम लोग भारत की जो भौगोलिक विस्तार है, भारत में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ, कौन कौन से जीव जंतु, मतलब जितनी सारी चीज़ें भारत से रिलेटेड, कितने राज्य है, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को लगभग हम लोग भौगोलिक रूप से सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हमारा 8वां और अंतिम चैप्टर है भारत जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। चलिए, इसमें हम लोग भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जो वनस्पति है उनके बारे में, और भारत में जो कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ऐसे आप जानते हैं कि भारत इतने सारे राज्यों में बटा हुआ है। प्रत्येक राज्यों की जो जलवायु है अलग है, प्रत्येक राज्यों की जो जलवायु अलग है, उसके अनुसार जलवायु अलग है तो वहाँ की वनस्पतियाँ भिन्न होगी, वनस्पतियाँ भिन्न है, फिर जलवायु के आधार पर वहाँ के पाए जाने वाले वन्य जीव भी अलग अलग होंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे कश्मीर की तरफ भारत के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है, तो वहाँ पे जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जैसे दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ती है, यहाँ के जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। वहीं हमारे जो राजस्थान के तरफ वहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे, वन्य जीव, ये सभी जो पाए जाते हैं, वहाँ पे वन्य जीवों में और ये वनस्पतियों में बात काफ़ी भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, नागफनी के पेड़ या ऐसे पौधे जिनकी पत्तियाँ नहीं के बराबर होती है, ताकि उनसे जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम से कम हो सके। या वहाँ की जो पत्तियाँ अपने आप को उस आकार में ढाल लेती है या कांटों में परिवर्तित कर लेती है। वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ क्या अपने आप को कांटों में परिवर्तित कर चुकी है, जैसे बबूल के पेड़, नागफनी के पेड़। वहीं हमारे जो उत्तर भाग में, भारत के जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे जो पाई जाने वाली जो वनस्पति हैं उनका जो आकार होता है शंखों के आकार का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ अधिक मात्रा में गिरती है, ताकि वो पेड़ के ऊपर बर्फ़ न जम सके, ठीक है, नीचे आ जाए। या जो पत्तियाँ भी होती है बहुत पतली पतली कटीली टाइप की होती है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों में हम लोग इस चैप्टर में जलवायु के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, और वन्य जीव भी अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे हम कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण, या भारत के उत्तरी भाग में जो भी प्रदेश है, या पर्वतीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीरों पे बड़े बड़े बाल्स होते हैं जो उन्हें ठंडक से बचाते हैं। वही हम जो मरुस्थल वाले क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर की जो चमड़ी होती है मोटी होती है, या उनको ऐसे उनकी प्राकृतिक है, या कम पानी से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे ऊँट के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे जलवायु के आधार पर वहाँ के वन्य जीव, वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ के वन्य प्राणी, इन सभी में भिन्नता पाई जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये तो हमारा पूरा बुक्स का ही मतलब भूमिका हो गई, क्या क्या इसमें कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर। चलिए, अब आगे से हम लोग एक एक चैप्टर को बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए, हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करते हैं।